मैं अजय कुमार मिश्रा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मनोशांति सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ केयर के ऑनलाइन अवेयरनेस लाइव सेशन में आप सबों के समक्ष आज जो विषय लेके आया हूँ, उस विषय का नाम है फोबिया। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नए विषय फोबिया को उपस्थित कर रहा हूँ आपके समक्ष, जिसे हम अनावश्यक, निराधार, अतार्किक भय या दुर्भीति के नाम से भी जान सकते हैं। मैं आपके संशय को समझता हूँ। आप यह सोच रहे हैं कि फोबिया को ही तो फियर या फिर साधारण भाषा में डर कहते हैं, लेकिन नहीं, फोबिया और डर एक नहीं है। इन दोनों में बहुत फर्क है। याद होगा हमारे बचपन में हम सब ने अपने माँ पिताजी से, अपने गुरुजनों से, अपने से बड़े लोगों से डांट भी खाई होगी और धमकियां भी मिली होंगी, और उन धमकियों के डर से जो हमारे मन में भाव पैदा हुआ था, या उनको याद करके जो मन में अभी भाव पैदा हो रहा है, उन्हीं को हम डर कह सकते हैं और साधारण भाषा में फियर कह सकते हैं। जैसे दिन भर उधम मचाने के बाद माँ की डांट कि ज्यादा उधम मचाओगे, तंग करोगे तो तुम्हारे सारे दोस्तों से सब कुछ मैं बता दूंगी और तुम्हारे टीचर से भी बता दूंगी। अभी वही परिस्थिति और संदर्भ जारी है, लेकिन समय बदल गया है, हम बड़े हो गए हैं, तो परिवेश और संदर्भ भी ऑटोमेटिकली बदल गया है। जैसे ऑफिस में बॉस का डर, कॉलेज में प्रोफेसर्स का डर, बड़े बच्चे हो गए, +2 लेवल में आ गए तो वहां भी प्रिंसिपल और टीचर्स का डर हमेशा सताते रहता है। जब हम बाहर जाते हैं या घर में आते हैं तो भी धमकी मिलती है। आप याद कीजिए, अगर समय से नहीं आया तो, अगर अच्छा नहीं हुआ, ये चीज नहीं हुआ तो फिर समझ लेना। तो इन बातों को, इन धमकियों को सुनकर जो हमारे मन में भावना पैदा होती है एक डर की, इन्हीं चीजों को हम साधारण भाषा में फियर कहते हैं। लेकिन फोबिया फोबिया इससे बिल्कुल विपरीत है। फोबिया और डर के अंतर को समझने के लिए जब हम बातें करते हैं तो हम पाते हैं कि फोबिया एक निराधार, अतार्किक, असंगत डर है जिसका कोई आधार नहीं है। इसमें हम इन चीजों को भी देख सकते हैं कि जब जब फोबिया की बात करते हैं तो अतार्किक, असंगत और निराधार डर का बात हमारे मन में आ जाता है, जिसका कोई आधार नहीं होता और हमारे मन में बस भय होता है। अगर जो भयभीत और फोबिया पीड़ित व्यक्ति है उससे उसका कारण पूछें तो इस चीज को उजागर नहीं कर पाता, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मैं क्यों डर रहा हूं। जबकि फियर जो है एक सामान्य बात है, इसे कोई बीमारी नहीं मानी जानी चाहिए। जैसे डूबने के डर से तालाब में या गहरी नदी में नहीं नहाना चाहिए, ठोकर लगने के डर से अंधेरे में नहीं चलना चाहिए, जब हम हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो हमें तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि दुर्घटना की संभावना होती है। इन चीजों पर अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि व्यक्ति को एक सांकेतिक इशारा आप कह सकते हैं मिलता है, वो सचेत करता है, ये डर व्यक्ति को सचेत करता है। और इसी क्रम में आग से जलने के लिए और उसके दर्द की आशंका को समझते हुए किसी को यह स्वीकार करने की अनुमति देती है कि आग में कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। जबकि फोबिया एक चिंता का विकार है, यानी एंजाइटी डिसऑर्डर है। यह एक अस्वाभाविक, अतार्किक, निराधार भय है जो किसी व्यक्ति के जीवन स्तर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। इसके असर को आप स्वयं सक्षम होते हुए भी अगर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बात आती है तो अक्षम अपने आप को पाएंगे, असमर्थ पाएंगे। कार्यालय के परिप्रेक्ष्य में आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। कई बार हमारे से सुपीरियर, इमीडिएट सुपीरियर्स होते हैं,
बॉस के पास जाने से घबराते हैं। कई बातें आपको बता देंगे, कई रीजंस आपको दे देंगे कि बॉस के पास नहीं जाना चाहिए, ये इसमें बॉस का कोई इंटरप्शन नहीं है, ये हमारा काम है, तुम लोग का काम है, ऐसा है वैसा है, बाकी सारी चीजें कहेंगे। कहने का तात्पर्य कि आप स्वयं को प्रतिक्रिया देने में अक्षम पा रहे हैं और उसको छुपाने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। यह दुर्वृत्ति आपके दैनिक क्रियाकलापों, कार्यालय के कामों, स्कूल के कामों और यहाँ तक कि आपके निजी जीवन में भी दखल दे सकता है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से फियर और फोबिया दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। कोविड काल चल रहा है। कोविड के दुष्प्रभावों से हर व्यक्ति, हम सब अच्छी तरह वाकिफ है। पहला व्यक्ति को उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं जो फियरफुल है, उसकी क्या भावना होती है, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है और कैसा व्यवहार करता है। कोविड के महामारी के दुष्प्रभावों से परिचित व्यक्ति जो डरता है यानी फियरफुल है, इस दौर में सारे प्रिकॉशंस को लेता है, अपने काम को करता है, सैनिटाइजेशन का भी पूरा अपना उपयोग करता है, सैनिटाइजर का भी उपयोग करता है, मास्क भी पहनता है, घर के बाहरी कार्यकलापों को भी संपादित करता है। फिर भी अगर उसको संदेह होता है तो वह चिकित्सक के पास जाता है, अस्पताल जाता है, आवश्यकता पड़ने पर भर्ती भी हो जाता है और स्वस्थ होकर आकर और फिर से कोविड वैक्सीनेशन के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वहां जाकर वो वैक्सीन ले लेता है। यहाँ पर आप इस व्यक्ति की सोच और डर का प्रक्रिया और जो क्रियात्मक रूप देखेंगे, वहां आप पाएंगे कि व्यक्ति की सोच सकारात्मक है, सराहनीय है, तार्किक है और सुरक्षित भी प्रतीत होती है। लेकिन दूसरी ओर जब फोबिया से ग्रसित व्यक्ति की बात करते हैं तो वह व्यक्ति भी डरा होता है, लेकिन इस हद तक डरा होता है कि बिना किसी चूहे, जैसे एक आप निर्देश ले लें कि बाहर की वस्तु को आप छूते हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं, सैनिटाइजर लगाएं। वह व्यक्ति एक तो कहीं बाहर जाता नहीं है, न ही कोई चीज छूता है, फिर भी 10 मिनट में 10 बार वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेगा। अपने इस डर का प्रभाव जो है, प्रभुत्व है, वो अपने घर वालों पर भी ला देगा। खुदा न खास्ते अगर उसको बाहर से कोई चीज लाना पड़ा तो हर संभव चीजों को असंभव बनाने का प्रयास करेगा और उसके रूप में एक से एक तर्क आपको देना आरंभ कर देगा। अब यहाँ पर हम पाते हैं कि एक सामान्य और सहज व्यवस्था और परिस्थिति जो एक साधारण अन्य व्यक्तियों के लिए होती है, उसी सहज और सामान्य परिस्थिति जो फोबिया से ग्रसित व्यक्ति है उसको भयावह प्रतीत होती है, उसको डरावना प्रतीत होता है। नतीजा क्या होता है? फोबिया को छुपाने के लिए आवश्यक काम को भी अनावश्यक सिद्ध कर देगा, क्योंकि उसके मन में एक भय घर कर जाता है जो अनजाना होता है, निराधार होता है, अतार्किक होता है और असंगत होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्य चिंता, घबराहट, परेशानी भी फोबिया के रूप में एक जैसे लगते तो हैं, लेकिन एक होते नहीं हैं। इसलिए इनको एक समान समझना और परस्पर विनिमय करना या एक्सचेंज करना ये हमारे लिए गलत है। अब जब हम परिभाषा की बात करते हैं कि हम फोबिया को फिर परिभाषित कैसे करें, फोबिया को परिभाषित करते समय हम ये कहते हैं कि फोबिया अर्थात दुर्वृत्ति एक प्रकार का चिंता मनोविकार है, यानी एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों या क्रियाओं से ज्यादा डर लगने लगता है, जिसका कोई तर्क नहीं होता, आधार नहीं होता और वो निराधार अकारण ही उससे डरता है, व्याकुल हो जाता है। यानी जो व्यक्ति या समाज के अन्य लोग जिस परिस्थिति में, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति से सहज और अच्छा अनुभव करते हैं, फोबिया से ग्रसित व्यक्ति उन्हीं चीजों से, उन्हीं परिस्थिति से विशेष प्रकार का डर अपने मन में बिठा के बहुत ज्यादा डरता है। इस दुर्वृत्ति के कारण पीड़ित व्यक्ति को हल्के अनमनेपन और यहाँ तक कि डर के खतरनाक दौरे भी पड़ सकते हैं। इसलिए फोबिया जो चीज होती है इसको हल्के में लेना
बहुत बड़ी नासमझी है और कभी इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब आइए हम इनके प्रकार पर बातें करते हैं। जब प्रकार की बातें हम करें तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके मन में जितनी सारी शंकाएं हैं, जितने सारे डर हैं, आप उनको सूचीबद्ध कर लें और उनके पीछे फोबिया लगा दें। जैसे मेरा नाम अजय, पीछे मिश्र लग गया। इस प्रकार के जितने भी डर आपके मन में आ रहे हैं, जितने भी शंकाएं आ रही हैं जो डर के कारण हो सकते हैं, उनको लिख के फोबिया अगर लगा देते हैं तो वो सारे फोबिया हैं, यानी अनंत आप कह सकते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने फोबिया को 3 प्रकार में बांटा है। पहला प्रकार होता है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया में व्यक्ति घर से बाहर जाने में, सभा में जाने में, मॉल में जाने में, किसी मेला में जाने में, किसी पार्टी में जाने में, ट्रेन में अकेले सफर करने में। ध्यान दीजिएगा, ट्रेन में अकेले सफर में, जबकि ट्रेन में कोई एक व्यक्ति सफर नहीं करता, मेला में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, सभा में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, एक व्यक्ति से सभा नहीं होती, मॉल में कोई एक व्यक्ति नहीं होता। ऐसे व्यक्ति इन सामाजिक स्थानों पर भी जहां एक से ज्यादा व्यक्ति विशेष होते हैं, उनमें उनके दोस्त भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, अच्छे अच्छे लोग होते हैं, हर जाति धर्म के लोग होते हैं, वहां जाने में वो घबराता है। इसी क्रम में अचानक कहीं सुनसान गली आ गई, अनजाना रास्ता आ गया, तो वहां भी व्यक्ति की बेचैनी और घबराहट बढ़ जाती है, आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाती है, और वह उससे हमेशा बचने का प्रयास करता है। बहुत लोगों को तो ये डर होता है कि वे अगर भीड़ में गए तो बेहोश हो जाएंगे, उन्हें गस्त आ जाएगा। जब फोबिया के दूसरे प्रकार की बात करते हैं तो इसका नाम है सामाजिक फोबिया, यानी सोशल फोबिया। नाम से ही परिलक्षित है। सोशल, समाज, फोबिया, डर जिसका कोई आधार नहीं है, अतार्किक, निराधार, असंगत, कोई रिलेशन नहीं है। आप रिलेट ही नहीं कर सकते किसी परिस्थिति से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से, इसका रिलेशन नहीं है। कोई रिलेट भी नहीं कर सकते, वो फोबिया की श्रेणी में आ जाता है। अब इस फोबिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, ग्रसित व्यक्ति है, वो क्या करता है कि सामाजिक परिस्थिति, जैसे लोगों के सामने बोलना, लोगों के सामने लिखना, लिखने की बात कहाँ, परीक्षा हॉल की बात ले लीजिए। हमारे आपके सभी के बच्चे हैं, हर घर में बच्चे हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हर व्यक्ति अचंभित हो जाता है कि इतना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, इतना सिंसियर बच्चा, इतने कम मार्क्स कैसे आ गए, समझे। इसी क्रम में टेलीफोन सुनना, हम आप बातें कर रहे हैं, बीच में टेलीफोन आ गया, हमने अगर उस व्यक्ति से बोला जो फोबिया से ग्रसित है, वो फोन भी नहीं उठाएगा, और नहीं उठाएगा इसका कारण क्या होगा, वो जाते जाते इतना डिले कर देगा कि फोन ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। बचने का प्रयास, इन चीजों को मार्क करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। ये सारे छोटे छोटे लक्षण होते हैं। अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से बात करने में भी उसे डर लगेगा। अब कुछ दिखने वाले शारीरिक लक्षण की बात कर लें, कैसे हम जानेंगे। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पसीने आने जाए, प्रोफ्यूजली स्वेटिंग जिसको बोलते हैं, बहुत पसीने आ जाएंगे, भले वो एसी में बैठा हो, मॉल में हो, सारा एसी एयर कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन असहज महसूस करेगा, असामान्य अपने आप को महसूस करेगा। हर चीज जो स्थिति है उसके प्रतिकूल जाती हुई दिखेगी, कांपेगा, वो कांपता है, कपकपी आ जाती है, उसके पेट में भी गड़बड़ी हो जाएगी, जी में चलाना आएगा, उल्टी जैसी आएगी। ये सारी भावनाएं, लक्षण है जिनको हमें आपको पहचानना है, जानना है और समझना है। चक्कर आना, उसी प्रकार सिर घूमना, सांसें फूलना, दिमाग में कुछ भी न चलना, यानी भाव शून्य होना। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, अचानक ख्यालों में खो गया। इसी प्रकार मांसपेशियों में तनाव, खिंचाव, मतलब अकड़न सी, ऐसा महसूस करेगा वो व्यक्ति कि ऐसा लग रहा है जैसे अकड़पन। आप देखेंगे तो बोलेंगे भैया क्या हो गया, अचानक ऐसे क्यों हो गया।
कोई आंसर नहीं होता ऐसे व्यक्ति के पास, चाहे वो हमारा कितना ही घनिष्ठ मित्र हो, हमारे घर के माँ पिताजी क्यों ना हो, बुजुर्ग क्यों ना हो, छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। ये फोबिया किसी भी उम्र के लिए विशेष नहीं है और सभी उम्र को टच करता है और सभी उम्र के लोग इसके शिकार होते हैं। अब बात आती है कुछ भावात्मक, मन में क्या चलता है उस व्यक्ति के, जो कि हम आप देख नहीं सकते, लेकिन उसमें क्या होती है। जब भावात्मक की बात करते हैं तो अनजान लोगों से बातें करने में उसे बहुत ज्यादा डर रहेगा। भीड़ में अगर जाता है तो अपने आप को असहज समझता है और कहता है कि मैं कहीं आकर्षण का केंद्र न बन जाऊं। दूसरे के द्वारा अपने लिए बनाए गए राय से उसको डर लगती है कि मैं वहां गया या गई तो लोग हमको देखेंगे और मेरे बारे में कुछ पैराडाइम फॉर्म कर लेंगे, अवधारणा उनके मन में बन जाएगी, लोग हमको देखेंगे और हंसेंगे और फिर हमारे बारे में ही वो चर्चा करेंगे। अगर कोई साधारण सी भी बात कर रहा है, कहीं हंसी बोली हो रही है, तो उसके मन में एक भ्रम होगा कि शायद इनको हमारी बात पता है और ये हम पर हंस रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों से ऐसा व्यक्ति भागेगा। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उससे हमेशा दूर रहने की कोशिश करेगा। वो नहीं चाहेगा कि मैं कोई जिम्मेदारी उठाऊं, कोई हमको कोई काम करे। इसके लिए चाहे वो शुरू में ही काम बिगाड़ेगा, ना अच्छा होगा, ना उसको कोई जिम्मेदारी देगा। बच्चे हैं, स्कूल जाने से घबराएंगे, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, पापा सर दर्द दे रहा है, पापा पैर दर्द दे रहा है, लग रहा है कुछ कुछ चुभ रहा है। बच्चों की जो शिकायतें होती हैं, तो हमें अभिभावक के रूप में इन चीजों को भी ध्यान देना है कि हम कैसे इन चीजों को समझें, किस हद तक है, कहाँ तक हम इस चीज को समझेंगे कि मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, जितने भी संबंध हैं, हर व्यक्ति कैसे सफर कर रहा है, कहाँ कहाँ हम सोचेंगे। लेकिन जब हम इन बातों पर ध्यान देंगे तो हम जरूर कहीं ना कहीं एक संकेत हमें मिलेगा कि नहीं, ये व्यक्ति सहज नहीं है, असहज महसूस कर रहा है। इसका डर जो है तर्क संगत नहीं है, निराधार है, अतार्किक है। इसे मनोचिकित्सक की जरूरत है या फिर चिकित्सक की जरूरत है। इसी प्रकार सामान खराब हो गया, घर से सामान लाते हैं बाजार से, अगर संयोगवश वो खराब हो जाता है तो वो वापस नहीं करने जाएगा, घर के लोग चलाते रहेंगे, भाई ऐसा थोड़ी है, आ गया कोई बात नहीं, किसी और को दे देंगे, लेकिन वापस नहीं करेंगे। साइज छोटा हो गया तो जाके साइज बदलाने की बात नहीं करेगा, वो बड़ी बड़ी बातें करेगा। इस सोच के पीछे की बात, यानी नेपथ्य में जाके हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। हमें अपने ऊपर, अगर हमें किसी व्यक्ति से प्यार है तो उसके बारे में इतना विचार अपने मन में करना पड़ेगा, तब जाके। और तो और ऐसे व्यक्ति को आप पार्टी में ले जाएं, उनको भोजन दें, तो आप सीधे पहचान सकते हैं कि अपनी थाली उठाएंगे और एक कोने में चले जाएंगे और वहां मजे से खाएंगे। ये तो पार्टी की बात होगी। आप अकेले में किसी को ले जाओ, डेटिंग का मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है, सभी परिचित हैं, नया शब्द है, नया माहौल है, नई उम्र है, आजकल डेटिंग सभी कर रहे हैं। अगर आपका प्रतिपक्ष फोबिया से ग्रसित है, जाएगा रेस्टोरेंट में, लेकिन अगर आप उसको मेनू दे के बोलेंगे कि भाई ठीक है आप आज ऑर्डर कर दो, वो व्यक्ति इन बातों से झिझकेगा, पसीने आ जाएंगे, आप कीजिए ना, अरे भैया आप कर दो ना, हमें क्यों बातें कर रहे हो। अब कहने का मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है कि सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल ये नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं, अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैं बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों की नहीं, छोटे बच्चों के मन में जो डर होता है वो डर होता है और होना चाहिए, लेकिन जो बच्चे सज्ञान हो जाते हैं, अगर कहते हैं कि मुझे नकाबपोश से डर नहीं लगता माँ, चेहरे पर चेहरा लगाने वालों से डर लगता है, तो बच्चे की सोच को फिलोसॉफिकल मान के उसको सराहिएगा मत। एक नजर फोबिया पर भी डाल लीजिएगा। बच्चा यदि कहता है, बहन यदि कहती है
पत्नी यदि कहती है, माँ यदि कहती है या पिताजी कहते हैं कि मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, अंधेरे में अकेले हो जाने से डर लगता है, ये गौर करने वाली बात है, समझना पड़ेगा इन बातों को। तीसरे प्रकार पर आते हैं, फोबिया के तीसरे प्रकार पर आते हैं, विशिष्ट फोबिया, स्पेसिफिक, समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग स्पेशल। फोबिया में भी स्पेशल, यस। ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, इस दुर्भीति से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं अपने दैनिक जीवन में किसी भी चीज या स्थिति से भयभीत हो जाते हैं, जैसे ऊंचाई से, पानी से, ये तो बाहर की बात हो गई, थोड़ा घर में आ जाइए। पड़ोसी के रात में बहुत चिल्लाहट हो रही थी, रात में पूछते हैं ना क्या हो गया था सर, रात में लग रहा था कि कुछ टसन हो गया था, कह नहीं, कैसे बताएंगे कि घर में छिपकली थी छोटी सी, एक तिलचट्टा था जिसके वजह से मैडम भैया या जो भी दीदी थी वो इतनी जोर से चिल्लाई, पड़ोसी जाना कि कुछ और ही हो रहा है। यानी छोटी छोटी कीड़े मकोड़ों से व्यक्ति डरने लगता है। सभी को पता छिपकली काटती नहीं, तिलचट्टा काटता नहीं, वो आपकी जान नहीं ले सकता, आप उसका सामना कर सकते हैं। और सामना क्या, वो छोटी सी चीज है, सामना क्या करना, बस भगा देना है, भाग जाएगी, लेकिन बहुत जोर से चिल्लाएंगे। इस फोबिया में हम ट्रिपैनोफोबिया की बात करते हैं, यानी इंजेक्शन का भय। कोविड काल चल रहा है, कोविड वैक्सीन लग रही है पब्लिकली, ऐसे तो अस्पताल में जाते हैं किसी को वैक्सीन या कोई इंजेक्शन लगता है तो कोई नहीं देखता, लेकिन अभी चूंकि ग्रुप में होता है, ग्रुप मोमेंट है, तो आप वहां पर इसका नजारा देख सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। और लुत्फ बोलना गलत होगा, मैं क्षमा चाहूंगा, लुत्फ शब्द नहीं है, क्योंकि ये मानसिक विकार की बात चल रही है। छोटे बच्चे डरते हैं, यानी 18 साल से पहले के ऊपर के जो लग रहे हैं वैक्सीन, उन बच्चों के बारे में हम सोच सकते हैं कि चलो वो घबरा रहे हैं, उनके मन में घबराहट है, शंका है, कई तरह की शंका है, भ्रमित है, और थोड़ा सा चिपकेंगे, इंजेक्शन लगा तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन वैसे व्यक्ति का क्या जो पूरी तरह वयस्क है, मैच्योर्ड है वो, और डॉक्टर या सिस्टर ने अपने हाथ में इंजेक्शन नहीं लिया कि वो चिल्लाना शुरू, सारे लोगों का अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, बन गया आकर्षण का केंद्र, जिसका वो पहले वाले में उसको डर था कि मैं आकर्षण का केंद्र बन गया, सोशल फोबिया की बात करें। तो तात्पर्य यह है कि एक इंजेक्शन से बचने के लिए ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को भी खतरे में डालने से नहीं चूकता। उसको पता है कि इंजेक्शन में थोड़ा अगर मसल्स टाइट कर दें तो दिक्कत, सुई थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जय जय सियाराम, कोविड वैक्सीन तो अलग एक नया रोग लेके बैठ जाएंगे। लेकिन नहीं, इन बातों की उसको चिंता नहीं होती है। अगर पूछ दीजिए कि क्यों चिल्ला रहे थे, कितना लगा, अगर लगा लिए तो एक चींटी के काटने के बराबर होता है दर्द। एक्सप्लेनेशन नहीं है ऐसे व्यक्ति के पास, क्यों, क्योंकि निराधार है, अतार्किक है, कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। अब आइए हम कारण पर थोड़ा विचार करें कि कारण क्या हो सकता है, क्यों होता है ऐसा। जब कारणों की बात करते हैं तो इसमें वंशानुगत, जिसको आप जेनेटिक भी कह सकते हैं, पर्यावरण फैक्टर्स भी हैं, जो व्यक्ति आसानी से फोबिया का शिकार हो जाता है। ऐसे बच्चे जिनके परिवार में किसी भी सदस्य को एंजाइटी डिसऑर्डर की पहले समस्या रही हो तो फोबिया होने का आशंका ज्यादा होती है। उम्र, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति भी फोबिया को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं में ज्यादातर जानवरों से जुड़े हुए फोबिया होते हैं, जबकि बच्चों में कुछ और वयस्कों में सोशल फोबिया विशेष पाया जाता है। आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी फोबिया को प्रभावित करते हैं और भयावह बना सकते हैं।
हम समाज में रहते हैं, समाज के अंग हैं, तो इन बातों को हमको ध्यान देना होगा। इसके अलावे तनाव देने वाली घटनाएं, जैसे परिवार में, आस पड़ोस में, मोहल्ले में किसी की अचानक मृत्यु हो गई हो, कोई डूब के मर गया हो, किसी की सड़क दुर्घटना हो गई हो, तो ऐसी आकस्मिक दुर्घटनाएं जो भी होती हैं, वहाँ परिवेश में रहने वाले व्यक्ति पर फोबिया की आशंका को लिट कर देती हैं, प्रज्वलित कर देती हैं। आशंका हो सकती है, बढ़ सकती है। इसी प्रकार कुछ मेडिकल समस्याओं का इलाज करा रहे हैं, कई लोगों को गंभीर समस्याएं होती हैं चिकित्सीय, उसका इलाज कर रहे हैं, तो उसके प्रति भी एक अनजाना सा भय मन में हो जाता है, क्या होगा मेरा, मेरे बच्चों का क्या होगा। चिकित्सक पर भरोसा होना चाहिए, दवाइयों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वो उनका जो भी प्रयास होता है हमें स्वस्थ करने के लिए होता है। अगर हम उनके प्रति अपने सकारात्मक नजरिया नहीं रखेंगे तो हम स्वस्थ कैसे होंगे? इस बात का विचार ऐसे व्यक्ति के पास नहीं आता, उसके मन में नहीं आता। आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि एंजाइटी की बात हमेशा मैं बार बार कर रहा हूँ। मैं अपने विषय से पूर्व आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। हमारे इसी मंच पर आपको मूड डिसऑर्डर के बारे में जानकारी दी गई, इसी मंच पर जीएडी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की जानकारी दी गई, इसी मंच पर स्किज़ोफ्रेनिया की जानकारी दी गई, और इसी मंच पर सुसाइड की भी जानकारी दी गई, उनके लक्षणों की बातें की गई। आप अगर उनको रिकलेक्ट कर लें और जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये एंजाइटी हर एक में इन्वॉल्व है। इसको किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तात्पर्य क्या है? निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि चाहे जिस भी प्रकार की मानसिक विकृति या विकार हो रहा है, उसको हल्के में लेना हमारे ही स्वास्थ्य के लिए, हमारे ही जीवन के लिए खतरा है, किसी और का नहीं। किसी और का कब होगा? जब आप जिसके चाहते होंगे, जिसके प्रिय होंगे, आपके नहीं रहने पर ही वो सफर करेगा। इसलिए बहुत गंभीरता से इन बातों को लेना है, और इन्हीं प्रयासों में हम सभी निरंतर कार्यरत हैं और आपकी सेवा में हमेशा के लिए उपस्थित हैं 24/7। अब आप जो विचार कर रहे हैं, मैं भी समझने की प्रयास कर रहा हूं कि शायद आप ये सोच रहे हैं कि फोबिया की बात हो और नोमोफोबिया की बात ना हो, ये कैसे हो सकती है? इम्पॉसिबल। नोमोफोबिया। शुरुआती बातों में मैंने क्या बताया था? लंबी सूची बना लीजिए और फोबिया टाइटल लगा दीजिए, वो फोबिया हो गया। देखिए उसका उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है ये। नो नहीं, मो मोबाइल, मोबाइल का मो, फो फोन का, नो मोबाइल फोन फोबिया, नो मोबाइल फोबिया। इंटरनेट का जमाना है, मैं कहीं बैठा हूँ, आप कहीं बैठे हैं, हम सभी एक दूसरे के समक्ष ऐसे हैं जैसे सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। समुद्र है, चाहे तो मोती निकालें, चाहे तो डूब के जान दे दे, इसमें इंटरनेट का क्या दोष है? लेकिन कोविड काल के दौरान हर व्यक्ति अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपने आप की व्यस्तता के लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढता फिरता है, और बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहते हैं। घरों की बात देख लीजिए, माताएं, बहनें, पिताजी जो भी हैं, दिन रात फोन 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 और फोन, मोबाइल। बच्चा कहीं गिर रहा है, माँ को चिंता नहीं है। रसोई में कुछ और जल रहा है, चिंता नहीं है। दोषारोपण तुरंत हो जाता है। लक्षणों की बात आप करेंगे कि आप अब इसका लक्षण बताइए, तो मैं लक्षण बताऊंगा नहीं, आपसे अनुरोध जरूर करूंगा, और बहुत सिंसियर और पोलाइट अनुरोध करूंगा कि छुट्टी के दिन अपने घर के सारे सदस्यों का फोन एक बार बंद कीजिए और एक ड्रॉअर में 5 मिनट के लिए रखिए। मात्र 5 मिनट के सारे लक्षण आपके सामने आ जाएंगे।
और जब जो लक्षण टैली कर जाएं, निसंदेह उनको मनोचिकित्सक के पास लाने की आवश्यकता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताए गए लक्षणों को आप संदर्भ लेंगे आने वाले दिनों में। और जब बात करते हैं तो फोबिया कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, यह एक आम समस्या है। कोविड महामारी में इस भयावह दौर में यह हम सब मिलकर इस अस्वाभाविक, निराधार, अतार्किक, दुर्भीति फोबिया नामक इस भयावह मनोविकार को हराने और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए संकल्प लेना ही पड़ेगा, जिससे क्रमशः स्वस्थ व्यक्तित्व, परिवार, समाज और अंततः राष्ट्र का निर्माण हम मिलकर कर सकें। इसी अभियान को सफल बनाने के लिए मनोशांति सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ केयर का मंच आपके लिए समर्पित है। हमारे अनुभवी काउंसलर्स आपके प्रति समर्पित हैं। मनोदशा से संबंधित किसी भी समस्या के संबंध में कोई भी जानकारी या किसी परेशानी के निदान के लिए आप हमें 820-952-0964, एक बार अंग्रेजी में बोल देता हूँ, 820-952-0964 पर मनोशांति की व्यवस्थापक सुश्री शिवांगी श्रीवास्तव जी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, अथवा 8130921577 पर मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।